हाँ जी नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे सामान्य हिंदी की आरएस मुख्य परीक्षा और एपीओ मेंस, साथ ही साथ एमपीपीसीएस मुख्य परीक्षा है, उसमें भी जो आपके पत्र प्रारूप लेखन है वो पूछे जा रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे सामान्य हिंदी के पत्र लेखन की। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात कर ली, जिसमें पत्र लेखन के जो आपके चारों फॉर्मेट है, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र और अनुस्मारक पत्र, उनकी बात कर ले। और आज हम बात करेंगे आपकी जो प्रारूप लेखन की। और मुख्य परीक्षा में, आरएस मुख्य परीक्षा में आपके जो प्रारूप के 4 फॉर्मेट पूछे गए हैं, उनमें अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति और निविदा, ये चारों फॉर्मेट हैं, ये आपके आरएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। और यही चारों फॉर्मेट आपके एपीओ मेंस में भी पूछे गए हैं, जो आपके 1 जून को आयोजित होने जा रहा है। और यहाँ से आपके जो 10 अंक का जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। और यहाँ से आप 7.5 से 7.5 अंक यदि आप अच्छी तरह इसको फॉलो करके जाते हो तो आराम से ला सकते हो। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ वीडियो में अंत तक आप इसमें जुड़े रहिए, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको इसमें अच्छी तरह हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे पहले हमने इस गेम चेंजर सीरीज के अंतर्गत आरएस मेंस और एपीओ में जो अन्य टॉपिक हैं, जैसे नंबर 1 पर हमने वीडियो में बात की थी संस्कृतिकरण की, उसके बाद में जो पलवन के भाव विस्तार की, बाद में सामान्य कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश है, अर्धशासकीय पत्र और अनुस्मारक पत्र। इनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको अवश्य देखें। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सामान्य कार्यालय पत्र का जो वीडियो है वो आप अवश्य देखें, क्योंकि हमने उसमें पत्र लेखन के जो छोटे छोटे आपके नियम हैं उनकी हमने बात करने की कोशिश की, तो एक बार उसको आप वो अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे अधिसूचना की, और इस गेम चेंजर सीरीज का ये हमारा 7वां वीडियो है। तो आइए बात करते हैं कि अधिसूचना क्या है और अधिसूचना को सरकार क्यों जारी करती है। तो अधिसूचना में सरकार द्वारा निर्मित नियम, उपनियम, नीति, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति और अवकाश आदि से संबंधित सूचना है, उसको आम जनता के सूचनार्थ एवं संबंधित वर्ग के पालनार्थ जब सरकारी राजपत्र में वो प्रकाशित किया जाता है तो उसे अधिसूचना कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। और ऐसी जो अधिसूचनाएं होती हैं इनका दायरा है वो व्यापक दायरा होता है, इसलिए इन्हें राजपत्र में जो प्रकाशित किया जाता है। और अधिसूचना की जो भाषा शैली है वो सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखी जाएगी, और इसमें किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती। यानी जो अधिसूचना है वो कभी व्यक्ति विशेष या अधिकारी को संबोधित करते हुए नहीं लिखी जाती है। ठीक है ना। अब बात करें कि इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, नौकरी से पृथक्करण, अवकाश, पदोन्नति, पदमुक्ति, वेतनवृद्धि, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित सूचनाएं भी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। यानी इसमें केवल राजपत्रित अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, नौकरी से पृथक्करण यानी अवकाश, और आपकी पदोन्नति है, पदमुक्ति है, वेतनवृद्धि और सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो अधिसूचना में प्रकाशित होगी। यानी राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, नौकरी से पृथक, अवकाश, पदोन्नति, पदमुक्ति और वेतनवृद्धि के साथ साथ जो सेवानिवृत्ति की सूचना है वो राजपत्र में प्रकाशित होगी। अब बात करें कि जो अधिसूचना है उसका लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये जो किताब, इसकी पीडीएफ है, यानी इस अधिसूचना के 5 अभ्यास प्रश्न हैं, वो हमने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अभ्यास के लिए हमारी स्मृति सिविल सेवा के एप्लीकेशन और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको उपलब्ध है, वो जो करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए और इसको अच्छी तरह से इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, यानी पत्र लेखन और प्रारूप लेखन के 5 प्रश्नों का अभ्यास सेट हमने आपको पहले से उपलब्ध है वो करवा दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले नाम आएगा सरकार का। यदि भारत सरकार के किसी विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है तो उस स्थिति में सबसे पहले भारत सरकार का नाम आएगा। और एक खास बात यह है कि अधिसूचना है ये आपके संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत अधिसूचना विधि श्रेणी में आती हैं, इसलिए
संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और जो अधिसूचनाएं हैं वो राज्यपाल की ओर से जारी की जाएगी। यानी जो आपके राज्य की ओर से जो अधिसूचना जारी की जाएगी वो राज्यपाल की ओर से जारी की जाएगी, और जो आपके राष्ट्र के द्वारा जो अधिसूचना किसी विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी वो आपके सदैव राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से जारी की जाएगी। ठीक है ना। तो हम बात करें इसके लिखने का जो प्रारूप है उसकी बात करें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले सरकार का नाम आएगा, नंबर 2 पर यहाँ पर आपके विभाग का नाम आएगा। क्या आएगा? विभाग का नाम आएगा। ठीक है ना। केवल आपको विभाग का नाम लिखना है। जैसे कार्मिक विभाग ने सूचना जारी की तो यहाँ पर केवल कार्मिक विभाग आएगा। ठीक है। नंबर 3 पर आपके जो कि पत्र क्रमांक आएगा, और यह आपके जस्ट विभाग के नीचे वाली लाइन में बाईं ओर लिखा जाएगा। उसमें सबसे पहले विभाग का आद्य अक्षर आएगा। क्या आएगा? विभाग के आद्य अक्षर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर विभाग के आद्य अक्षर है वो आने का काम होंगे। विभाग के आद्य अक्षर पहले आएंगे, विभाग के आद्य अक्षर यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसे विभाग के आद्य अक्षर कार्मिक विभाग है तो आएगा का वी, बाद में स्थान में आपके आ जाएगा जय, और फिर विकल्प चिन्ह, और फिर आपके 2025 और जो अधिसूचना क्रमांक है वो अपन सब विवेक से लिख सकते हैं। जैसे 54 है या 25 है, 1 है, 2, जितने भी अपन उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और नंबर 4 पर जिस लाइन में हमने पत्र क्रमांक लगाया है उसी के सामने दाईं ओर हम लगाएंगे दिनांक, और जो दिनांक से पहले हम स्थान है यानी राजधानी है इसको लिखेंगे, उसी लाइन में लिखेंगे जयपुर कोमा आपके जो दिनांक। ठीक है। और आप दिनांक है वो इस प्रकार से लिखना है 18 जून 2025। यानी अब मैंने इसलिए लिखा है कि RS में 18 जून को होगा। यदि आप APU दे रहे हैं तो 1 जून 2025 इस प्रकार के से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब नंबर 5 पर आपकी आएगी अधिसूचना। हेडिंग देना है पेज के मध्य में, जस्ट पत्र क्रमांक की नीचे वाली लाइन है उसमें आपको हेडिंग देना है अधिसूचना, और ये गहरे शब्दों में लिखना है। अब नंबर 6 पर हम मध्य भाग को लिखेंगे, और मध्य भाग में सबसे पहले जिस जो विभाग ये अधिसूचना जारी कर रहा है उस विभाग की जो नियमावली है उस नियमावली से रिलेटेड जो अधिसूचना है वो हम जारी कर रहे हैं। तो उस नियमावली का जो पत्रावली क्रमांक है और उसके जो अधिनियम या नियम की जो धारा है उसका उल्लेख करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे पत्रावली क्रमांक लिखेंगे, फिर उसकी नियम धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय की ओर से यह आदेश जारी किया जाता है कि, बाद में ये लाइन छोड़नी नहीं, ये की यही आएगा। ठीक है ना। की, और फिर अपने हिसाब से आपको उसकी विषय वस्तु है वो लिख देना है। ठीक है ना। और नीचे आपको लिखना है कि ये आदेश दिनांक से प्रभावी होगा। यदि आप लेटर 18 जून से मतलब 18 जून मुख्य परीक्षा का दिन लिखते हो तो आप लिख सकते हो कि 18 जून से यह आदेश प्रभावी होगा या 19 जून से यह प्रभावी होगा। यदि आप APU दे रहे हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ये 2 जून 2025 से यह आदेश प्रभावी होगा। ठीक है। ये आपको मध्य भाग इस प्रकार से लिखना है। आगे अपन इसको विस्तृत देखेंगे। हमने इसके उदाहरण लिए उसको अपन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर विस्तृत देखेंगे, और जो गवर्नमेंट का आपकी जो प्रारूप है उसकी भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर नवीन जो नगरपालिका का गठन है वो किया गया है। ठीक है। तो नगरपालिका गठन के नियम में यहाँ पर हवाला दिया गया। जैसे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले सरकार का नाम है, फिर विभाग का नाम है। यहाँ पर स्थान आप ना ही लिखो तो भी चलेगा। ठीक है ना। फिर आएगा पत्र क्रमांक, फिर दिनांक। या यदि आप लिखते हो, अब ये क्या होता है कि जो आपके आधिकारिक जो हिंदी विभाग है उनके द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया है उसमें विभाग का नाम नहीं है, बल्कि जो आपके विभाग जारी कर रहे हैं, वर्तमान में जो सरकार जारी कर रही है उसमें ये विभाग के साथ स्थान का नाम दे रहे हैं। यानी व्यवहारिक स्थान का नाम आ रहा है, लेकिन जो आधिकारिक हिंदी का जो फॉर्मेट है उसमें नहीं है। तो आप स्थान का नाम, मेरा मानना कि ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से जो कि पत्र क्रमांक लिखना है, फिर जो दिनांक लिखना है। दिनांक का हमने वाला दिया था, यहाँ पर 7/11/2024 लिखा है। तो आपको इस प्रकार से लिखना था 7 नवंबर 2024। ये आपके राइट होगा, ये आपके गलत होगा। फिर अधिसूचना की बात की हमने, इस प्रकार से लिखना है। फिर मध्य भाग में नवीन नगरपालिका गठन हो रहा था तो इन्होंने लिखा था विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक
ये दिनांक आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे हमने ऊपर लिखा है 7 नवंबर 2024। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि जो दिनांक लिख रहे हो तो वो दिनांक लिखने का फॉर्मेट ये ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको यही फॉलो करना। फिर के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के उपधारा 1 के खंड क 1 एवं उपधारा 8 के खंड ख पंडित के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानकों को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक के जो निर्धारित मानकों में शीतलन देते हुए राज्य सरकार निम्नांकित संपूर्ण ग्राम पंचायत धोरीमना जिला बाड़मेर को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है। तो इस प्रकार से है वो अपन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हो। अब ये मध्य भाग हो गया है। मध्य भाग में आपको इस सारणी वगैरह बनाने की नीड दिखे तो आप सारणी बना करके इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये नीचे हमने कहा था ना ये आदेश दिनांक से प्रभावी होगा, तो यहाँ पर भी यही लिखा गया कि यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर यह विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 के अंतर्गत पंचायत अधिकारी की सूचना वर्ड समझा जाएगा, यानी ये जो इसके अपनी प्रभावी होने की तिथि है वो इसमें साथ में लिख दी। और ये नीचे भी लिख दिया कि यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित होगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका मध्य भाग। आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे हमने नीचे बात करें तो ये और है, तो इसमें हमने लिखा है कि शक्तियों का प्रयोग शक्तियों का उपयोग करते हुए, यहाँ पर क्या लिखना है, शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल मोदी की ओर से यह आदेश जाता है कि आगामी पंचायत राज चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार के समस्त कार्मिक दिनांक 30 जून 2025 को हड़ताल, धरना प्रदर्शन एवं आकस्मिक चिकित्सा अवकाश तथा अन्य किसी कारणों उपस्थित न हुआ, यानी अनुपस्थित नहीं होने के बारे में लिखा गया था। यानी कार्मिक विभाग है, इसको इन्होंने जो अधिसूचना जारी की है और इसमें कहा गया था कि आगामी पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों की अनिवार्य जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना का जो प्रारूप है वो तैयार करने के बारे में कहा गया था, ठीक है। अब तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो राजस्थान सेवा अधिनियम 1951 उसका हवाला दिया, तो ये आपको इस प्रकार से उसका जो हवाला है वो देना है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो नियमावली है उसका हवाला देना है, ठीक है। फिर आपके आता है नंबर 6 पे हस्ताक्षर वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा राष्ट्रपति, यदि आपके राष्ट्र विभाग यानी जो देश के विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है तब आएगा राष्ट्रपति मोदी की आज्ञा से, और राज्य के किसी विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है तो आएगा राज्यपाल की आज्ञा से। फिर आएगा हस्ताक्षर, ठीक है ना। हस्ताक्षर आपको हमेशा लिखना है कह गए, फिर इस प्रकार से कह गए, यानी ये हस्ताक्षर हो गया। और कोष्टक में आपको नाम लिखना है और फिर पदनाम आएगा आपका, ठीक है ना। फिर पदनाम आएगा और पदनाम के जस्ट बाद में फिर से अपन जब इसकी प्रतिलिपि भेजेंगे तो प्रतिलिपि से पहले पत्र क्रमांक आएगा, और पत्र क्रमांक के बाद में पत्र क्रमांक के हमने ऊपर लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा, पत्र क्रमांक और दिनांक, और उसके नीचे वाली लाइन में आपकी जो प्रतिलिपि है वो लिखा जाएगा। और प्रतिलिपि आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये लाइन लिखना है। फिर जो प्रतिलिपि है सबसे पहले हम निजी सचिव राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार, यहाँ पर निजी सचिव राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, ठीक है, नई दिल्ली, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी इसमें संबंधित अधिकारी का पदनाम और उसका पता है वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिलिपि है सबसे पहले यदि राज्य स्तर का है तो राज्यपाल को भेजनी है, और उसके बाद में जो संबंधित विभाग है उस विभाग के मंत्री को भेज सकते हैं, और उसके बाद में उस विभाग का जो अधिकारी है उच्च अधिकारी उसको भेज सकते हैं। और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो लोग हैं, यानी जो विभाग या उस आदेश या सूचना से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उन्हें सभी को आपको भेजना है। और एक प्रतिलिपि आपको ध्यान रखना है कि निदेशक राजकीय मुद्रणालय को भेजना है, क्योंकि अधिसूचना हमेशा राजकीय मुद्रणालय से ही प्रकाशित होगी, इसलिए एक प्रतिलिपि आपको निदेशक राजकीय मुद्रणालय को भेजना है। और भेजना कैसे वो भी अपन आगे बात करेंगे। और एक अंत में आपको जो कि आपकी रक्षित पत्रावली है वो लिखना है, और ये रक्षित पत्रावली जो विभाग जारी कर रहा है अधिसूचना उसके पास में रहती है, इसलिए एक रक्षित पत्रावली होती है। और प्रतिलिपि भेजने के बाद अपन फिर से हस्ताक्षर और जो
आदेश जो अधिकारी जारी कर रहा है उससे अधीनस्थ अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर यदि हस्ताक्षर आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा शासन सचिव कार्मिक विभाग, तो यहाँ पर लिखा जाएगा उप शासन सचिव कार्मिक विभाग, यानी प्रतिलिपि भेजने के बाद में जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके हस्ताक्षर होने का काम होगा। ठीक है, इस प्रकार के से आपको जो अधिसूचना का फॉर्मेट है वो आपको लिखना था। यानी 7 नंबर हस्ताक्षर हो गए, 8 नंबर वापस आपको पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो लिखना है, 9 नंबर पर आपको जो प्रतिलिपि है वो भेजना है, और नंबर 10 पर आपको फिर से हस्ताक्षर है वो करने का काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके केवल हस्ताक्षर और जो पदनाम है 2 ही लिखा जाएंगे, यानी हस्ताक्षर और पदनाम 2 ही लिखा जाएगा, यानी नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ एक सवाल है जिसमें कहा गया कि सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की ओर से ही आगामी पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों की अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में अधिसूचना का जो प्रारूप है वो तैयार कीजिए कहा गया था। तो सबसे पहले यहाँ सरकार का नाम आएगा, फिर कार्मिक विभाग का नाम आया है, फिर पत्र क्रमांक है, और यहाँ पर दिनांक और जो राजधानी का नाम आया। फिर हमने देखा कि जो अधिसूचना हेडिंग है उसको हमने गहरे शब्दों में लिखा है उससे नीचे वाली लाइन में, और फिर ये मध्य भाग है यानी जो पत्रावली क्रमांक, और फिर जो अधिनियम है उसका हवाला देते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय की ओर से यह आदेश जारी किया जाता है कि आगामी पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के समस्त कार्मिक दिनांक 30 जून 2025 को हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश तथा अन्य किसी कारणवश अनुपस्थित न हुए, यानी इनके जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित करने के लिए हमने ये जारी किया है। अनुपस्थित कार्मिकों पर सेवा प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और इसके बाद में हमने फिर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर यह आदेश है वो राज्यपाल की ओर से जारी किया गया है। तो ऊपर लिखेंगे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, फिर कोमा, और नीचे जो अधिकारी जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर, फिर नाम, और फिर उसका जो पदनाम है वो लिखा जाएगा। अब हम प्रतिलिपि भेजेंगे तो फिर से एक बार क्या है जो कि आपके पत्र क्रमांक आएंगे, तो यहाँ तक तो ये पूरी चीज़ सेम आएगी। जो पत्र के क्रमांक हैं आपने ऊपर लिखे उससे जस्ट नेक्स्ट संख्या से लेकर के जितनी प्रतिलिपि भेज रहे हो आरक्षित और जो पत्रावली उसको छोड़ करके वो आपको क्रमांक यहाँ पर लगा देना है। ठीक है ना, यहाँ पर 302 है तो हमने यहाँ 303 से 306 तक लगाया है। ठीक है, सामने आपको जो दिनांक लिखना है, यहाँ पर जब आप दोबारा प्रतिलिपि से ऊपर पत्र क्रमांक और जो दिनांक लिख रहे हो तो इस समय आपको जो स्थान का नाम है या फिर जो राजधानी का उल्लेख है वो नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद में जब आप राजकीय मुद्रालय को लिखते हैं तो किस प्रकार लिखना है, तो इस प्रकार लिखना है कि निदेशक राजकीय केंद्रीय मुद्रालय जयपुर को भेजते हुए लेख है कि इस अधिसूचना को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां प्रेषित करें। यहाँ फिर अपने हिस्सा विवेक से आप यहाँ 20, 25, 50 जो भी प्रतियां हैं वो प्रेषित करने को लिख सकते हो। ठीक है ना, इस प्रकार होगा। और इसके बाद में आपको लिखना है आरक्षित प्रतियां या आरक्षित पत्रावली, और फिर क्या होगा यहाँ पर आपके जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके हस्ताक्षर है वो आपके होने का काम होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा था सचिव कार्मिक विभाग के हस्ताक्षर किए थे, तो नीचे हमने लिखा है आपकी 6 से जय उप सचिव कार्मिक विभाग। तो इस प्रकार से आपके जो अधिसूचना है वो आपको लिखना है। और यदि आप इस प्रकार से लिख करके आ जाते हो तो यहाँ आप जो ये प्रश्न है ये आपके जो 10 अंक का प्रश्न आता है, जहाँ पर आप 7.5 से 8 अंक है वो आराम से ला सकते हो। तो ये 7.5 से 8 अंक सुनिश्चित करने के लिए आप कम से कम इसके 4 से 5 जो सवाल है उसका अभ्यास अवश्य करें। और इसके लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है और एप्लीकेशन है उस पर हमने अपलोड कर रखे, निःशुल्क है, आप जाइए आराम से इसका अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे जो अगला फॉर्मेट है आपकी निविदा, ठीक है, उसके बाद में निविदा, परिपत्र और विज्ञप्ति। जब आप एपीओ मेंस दे रहे हैं तो ये अवश्य देखें, या आपकी जो कि 10 अंक है वो सुनिश्चित करने वाले हैं। आरएस में भी 10 अंक है और एमपीपीसीएस में भी, एमपीपीसीएस में यहाँ से आपकी जो 15 अंक का जो फॉर्मेट है वो आने का काम होगा। ठीक है, तो एमपीपीसीएस में यदि आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो भी आप अवश्य देखें। थैंक यू सो मच। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से।